औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, आज दोबारा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहा, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन अवाम अब थोड़ा सा टेंशन का शिकार हो गए हैं, अवाम परेशानी के शिकार हो गए हैं। क्योंकि मैं अगर ये कहता चलूं कि अवाम को अगर माजी के झरोकों से जांच लिया जाए तो अवाम के अंदर थोड़ा सा खौफ बैठ चुका है कि अगर अब्र रहमत बरसेगी तो वो रहमत नहीं रहेगी, बल्कि वो नाकिस इंतजामात के बाइस जहमत बन जाएगी। लेकिन इस बार सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर यह यकीन दहानी कराई गई है कि जिस तरह की सूरत हाल कराची के शहरियों को माजी में फेस करना पड़ी है, उस तरह की सूरत हाल में नहीं देखनी पड़ेगी। यह सूरत हाल काफी बेहतर दिखाई देगी। नालों की सफाई हो चुकी है, इकदाम बेहतर किए जा रहे हैं, जिससे बारिशों के बाद की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए बेहतर हिकमत अमली मुरत्तब की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, रुकने सिंध असेंबली हैं जनाब यूसुफ बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, एक बार फिर मैं सुनना चाहूंगा सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे से कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, अगर मूसलाधार बारिश भी हो गई तो शहर की वो हालत नहीं होगी जो माजी में होती रही है। बहुत शुक्रिया आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए कॉल की। भजन देखिए, कुदरती आफत अगर होती है तो उसको कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल हो, चाहे वफाकी हो या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आप नहीं रोक सकते। लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिल्कुल तैयारी अपनी मुकम्मल रखी हुई, नाले बिल्कुल साफ हो चुके हैं और इस दफा जो बारिश की पेशन गोई है उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और अल्लाह पाक रहमत ही बरसाएगा। कभी कभार होती है कराची वालों के लिए जहमत, लेकिन इंशाल्लाह ये जो बारिशें होंगी वो रहमत की तरह ही बरसेंगी। कराची वालों को जहमत नहीं उठानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट तैयार है। सारे नाले वगैरह जो यहाँ पे थे वो क्लियर हो चुके हैं, सफाइयाँ हुई हैं। काफी सारी जो इंक्रोचमेंट हुए थे नाले उनको भी क्लियर किया गया है। तो यूसुफ बलोच साहब ये भी बताइएगा सर, मुर्तजा वहाब साहब भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं सर, आने से कोई फर्क वाजे दिखाई देगा जो अगर मैं मवाजना कर लूं वसीम अख्तर साहब के दौर का और अब मैं देख लूं कि जी अब मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची आए हुए हैं? भजन देखिए, अभी तो मुर्तजा वहाब को नोटिफिकेशन को मेरे ख्याल से महीना भी नहीं हुआ और उसके जो विजिट्स हैं, जो मुर्तजा वहाब साहब यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से 3 दिन पहले खुली कचहरी का भी इनेकाद हुआ है जी गुलशन मेहमार में। तो ये मसले मसाइल सुनने का टाइम है। इंशाल्लाह आप उनकी जो कारकर्दगी है वो मेरे ख्याल से आप 2 महीने के अंदर स्टार्ट देख लेंगे, क्योंकि फिलहाल वो वहाँ पे मसले मसाइल अपने लोगों के सारे जैसे खुली कचहरी का सिस्टम होता है या जो कंप्लेंट्स हैं वो फिलहाल उन पे वर्किंग कर रही है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर टोटल जितनी भी कंप्लेंट्स है वो उनके पास एक फाइल की सूरत में मौजूद होंगे और 1 महीने के अंदर यहाँ से मसाइल का हल निकलना शुरू होगा इंशाल्लाह। यूसुफ बलोच साहब, अगर मैं चले ठीक है आपकी बात को एक हद तक मैं सही मान लेता हूं, लेकिन अब भी नाकदीन की जानिब से जो है वो आप पर तनकीद की जा रही है कि जी अब भी वही सूरत हाल होगी जो कि माजी में रही थी। बातें की जा रही हैं, अमली इकदाम कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात कर लूं या MKM की मैं बात कर लूं, दोनों सियासी जमातें आप पर अब भी तनकीद कर रही हैं सर। इनका काम ही तनकीद करना है पीपल्स पार्टी में, क्योंकि जहाँ पे काम होता है वहीं पे तनकीद होती है और जहाँ पे ये तब्दीली के नारे वाले हैं उनकी 3 साल कारकर्दगी भी आपके सामने है। ये MKM वाले तो 40 साल से शहर पे काबिज हैं, तो उन्होंने क्या करके दिखाया कराची के लिए जो ये हम पे उंगलियां उठा रहे हैं। असल मसला यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची से कभी भी नुमाइंदगी नहीं मिली और बहुत कम नुमाइंदगी रही है कराची से पीपल्स पार्टी के पास। अभी इंशाल्लाह जैसे एडमिनिस्ट्रेटर एक जियाला है, वैसे ही इंशाल्लाह मेयर कराची भी जियाला होगा और वो काम करके दिखाएगा इंशाल्लाह कराची के लिए। यूसुफ बलोच साहब, यहां पर एक सवाल ये भी पैदा होता है सर, चलें ठीक है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या MKM के जो है वो अरकान कौमी असेंबली मौजूद हैं, वहां पर तो फंड्स भी मिले हैं लगाने के लिए, लेकिन उन जगहों पर नहीं मिले जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रुकन कौमी असेंबली या कोई MNA मौजूद हो। तो सर इससे आपको नहीं लगता कि आपको कोई मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं?
मुश्किलात तो बिल्कुल है, मुश्किलात दरपेश है। और जैसे हमारे सिंध गवर्नमेंट के भी फंड रोके गए हैं, हमारे अपने एमपीएस के फंड जो है 2 साल से नहीं मिले, अभी इस साल मिले, तो उसमें मुश्किलात बिल्कुल आ रही हैं। हम लोग क्योंकि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो हम डायरेक्टली आवाम से रास्ते में होते हैं, और आवाम की शिकायतें होती हैं कि आपने काम नहीं कराया। तो काम कराने के लिए जो बजट है वो अभी तक फेडरल गवर्नमेंट हमारा रोके हुए एनएफसी अवार्ड के जो पैसे हैं वो तक नहीं दे रहे हैं। तो उसमें मुश्किलात तो पेश आ रही है, लेकिन ये जो साजिशें कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये इंशाल्लाह मुंह की खाएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे अवाम में मकबूलियत हासिल कर रही है, इंशाल्लाह 2023 का रिजल्ट इस चीज का आपको वाज़ेह सबूत देगा। लेकिन यूसुफ बलोच साहब, चलें ठीक है, मैं एमएनएस फंड की तरफ ही दोबारा आ जाता हूं सर। मुझे ये बताएं ना सर कि चलें ठीक है, जहां जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या एमकेएम का एमएनए है, भरपूर फंड मिले हैं। मैं उन हलकों की बात करूं सर जिन हलकों के अंदर कादिर पटेल साहब जो हैं वो एमएनए हैं, या आगा रफीउल्लाह साहब हैं, या फिर कादिर खान मंदुखेल साहब हैं। सर यहां पर तो एक दमड़ी नहीं दी गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, जबकि इस मद में 50-50 करोड़ रुपए जो है वो एमएनएस को दिए जा चुके हैं। कैसे काम करेंगे सर आप लोग, ये बताएं मुझे। काम इंशाल्लाह हमारा नजर आएगा, हम बातें नहीं करेंगे। ये आप अगर आपको याद हो तो एमएनए कादिर पटेल, एमएनए जाम अब्दुल करीम, एमएनए आगा रफीउल्लाह जो हमारे पार्टी से ताल्लुक रखते हैं कराची से, जी जी। इन तीनों ने कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल की थी कि बाकी एमएनएस को जो एमक्यूएम के हैं या पीटीआई के हैं तो उनको फंड दिया जा रहा है और अपोजिशन वालों को नहीं दिया जा रहा। लेकिन उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग इंतजार में ये कोर्ट इंसाफ करे और ये जो फंड है वो रिलीज हो, जो सबका जायज शेयर है वो उनको मिले। हम कोई नाजायज डिमांड नहीं कर रहे हैं उनसे, जो उनके अपनी पार्टी के लिए दिए जा रहे हैं वही ऑपोजिशन को भी दिया जाए, क्योंकि उनका ईयरली जो फंड है वो उनका हक है। अगर वो रिलीज नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करवाएंगे, हमारे एमएनए आके अपने हल्के में कैसे काम कराएंगे। तो यूसुफ भाई ये भी बताइएगा ना, किसी एक एमएनए की जानिब से भी कोई असेंबली प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज उठाई गई है इस हवाले से कि जी उनको फंड दे दिए, हमें फंड नहीं दिए, फिर भी आप लोग मवाजना कर लें इलाकाजात का? बिल्कुल आवाज उठाई गई। अगर रफीउल्लाह साहब ने असेंबली में भी आवाज उठाई, और मैं आपको बता रहा हूँ कोर्ट भी गए ये लोग। अच्छा जी, हमारे तीनों एमएनए उस टाइम पे अपना मंदुखेल साहब नहीं थे, तो ये तीनों एमएनए हमारे गए कोर्ट में। अच्छा, लेकिन सही मानों में वहां से भी आप लोगों को किसी किस्म की कोई इंसाफ नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो केस चल रहा है। अभी उम्मीद है अल्लाह में कि इंशाल्लाह इंसाफ अच्छा मिलेगा। यूसुफ भाई यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है, अगर मैं ये सवाल किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले से करूंगी, जी वहां पर क्यों नहीं फंड दिए गए जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा बैठा है, तो वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी एमएनए या एमपीए ने कोई स्कीम बनाकर जो है वो पीडब्ल्यूडी में सबमिट नहीं कराई है, जिसकी वजह से उनको फंड्स नहीं रिलीज किए गए। तो सर इसको मैं क्या समझ लूं फिर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए ने पीडब्ल्यूडी में जमा नहीं कराई। हेलो, एमएनए ने सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी एमएनए ने जो है वो पीडब्ल्यूडी के अंदर कोई स्कीम के हवाले से कोई ऐसा जो है वो मंसूबा तैयार नहीं किया, कोई ऐसा प्लान वहां जमा नहीं कराया जिसके बलबूते पर पीडब्ल्यूडी से फंड्स रिलीज हो जाते। ये बात तो आप भी जितने भी हमारे एमएनए सीनियर सियासी बंदे हैं जी, कोई इनमें कोई नया खिलाड़ी नहीं है जिनको पता ना हो कि रात को सो रहे हो और सुबह उठे हैं तो पता है भाई जीत गए। ये हमारे ग्रास रूट के वर्कर हैं, इनको हर चीज का इल्म है, कैसे काम होता है कैसे। मैं तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि उन्होंने कोई स्कीम ना दी हो। तो ये अगर ये सर ये दावे से कहा जा रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की जानिब से कि जब स्कीमें जमा नहीं कराओगे तो कैसे फंड मिल जाएगा? स्कीमें उनसे डिमांड तो की जाए, उनको बताया तो जाए कि आपके लिए फंड मुख्तस है, आप स्कीमें दें। सर जैसे मेरा एमपीए का फंड असेंबली को पता होता है सर कि फंड मुख्तस हुआ है कराची में तरक्याती मंसूबों की मद में। सर वो किसी एक एमएनए ने नहीं कराया होगा ना, आप क्या? नहीं वो तो कह रहे हैं ना कादिर पटेल साहब ने, नहीं वो तो कह रहे हैं ना कादिर पटेल साहब ने, ना आगा रफीउल्लाह ने और ना दीगर एमएनएस जो आपके यहाँ कराची से मौजूद हैं, किसी एक ने भी स्कीम जमा नहीं कराई है जिसकी वजह से आप लोगों को फंड रिलीज होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कादिर पटेल कोई बच्चा थोड़ी है कि उसको उसके लिए फंड मुख्तस होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और वो अपनी स्कीम ना दे। ये तो आप भी समझ सकते हैं बेहतर। कादिर पटेल एक सीनियर बंदा है जी जी, और वो एक ग्रास रूट का वर्कर है। वो नीचे से जो जाले एक तरबियत याफ्ता जाले जो होते हैं उनमें से है और उसको सियासत की हर चीज A to Z पता है। अच्छा यूसुफ भाई आखिर में मुझे बता दें सर, लगाना
चले आखिर में मुझे बता दें सर कि अगर सही मानों में कराची में खुलकर मूसलाधार बारिश हो जाती है तो आप इस बात की यकीन दहानी हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से करा दें सर आवाम को कि उस सूरत हाल का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा जैसा कि माजी में रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सिंध गवर्नमेंट की जितनी तैयारियां हैं वो कराची वालों के लिए इंशाअल्लाह ये बारिश रहमत बनेगी, जहमत नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यूसुफ बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि किसी तौर पर भी इस बारिश को इस साल जो है वो जहमत बनने नहीं देंगे, बल्कि इस बार जो अब्र रहमत कराची में बरसेगा वो रहमत बनकर ही बरसेगा। जो तैयारियां उनकी जानिब से कहा जा रहा है वो मुसलसल जारी हैं। उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं कि आया कुछ भी हो जाए बारिशों के बाद की सूरत हाल को हर सूरत कंट्रोल किया जाएगा। अगर मैं मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब की बात करूं तो बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर दौरे कर रहे हैं और जो मसाइल का सामना आवाम को है उसके तदारुक के लिए फौरी तौर पर इकदामात किए जा रहे हैं या फिर इकदामात की हिदायत जो हैं वो जारी की जा रही हैं कि मुताल्लिका महकमे इन तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखें और इस पर जिस हद तक मुमकिन है मसाइल के हल के लिए इकदामात किए जाएं, एड़ी चोटी का जोर लगाया जाए जिससे ये मसाइल हल हो सकें। इस बार जो है वो शहर में अगर बारिशें हो जाती हैं तो सिंध हुकूमत के तमाम नुमाइंदे इससे कबल भी जो है वो मेरे प्रोग्राम के अंदर वाज़े तौर पर इस बात को बावर करवा चुके हैं, इस बात की यकीन दहानी करवा चुके हैं कि कुछ भी हो जाए सूरत हाल खराब नहीं होगी। तंजील बिन अब्दुल रऊफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, एमकेएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया तंजील भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। तंजील भाई क्या कहेंगे सर, इस वक्त तो आप लोग थोड़ी तारीफ करेंगे या फिर आज भी तनकीद का ही सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि सिंध हुकूमत तो काम कर रही है बकौल सिंध हुकूमत के नुमाइंदों के? तारीफ किस चीज की करें? गटर के उबलने की तारीफ किसी टूटे हुए सड़कों की, और तारीफ किस चीज की करें कि जी स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही हैं। तारीफ इस चीज की करें कि जी अल्लाह ताला तो रहमत बरसाता है, हमारे लोग मिलकर उसको रहमत का एक दर्जा दे देते हैं जो कि बड़ा गलत होता है। तारीफ किस चीज की करें पीपल्स पार्टी की? कोई बात हो तारीफ करने की तो तारीफ भी करेंगे, मगर ऐसा कुछ है नहीं। अगर जेन्युइनली अगर मैं ये भी कहूँ कि आप किसी एक आम आदमी से भी पूछ लें कराची में रात चलते हुए से और उसको बोलें कि वो पीपल्स पार्टी की कोई तारीफ करे तो वो आपको बहुत अच्छी तारीफ है सुनाएगा कि पीपल्स पार्टी ने जो तासुब की ऐनक पहन के जो इस कराची का हाल किया है वो आज पीपल्स पार्टी के पास कब से कराची पूरे सिंध हुकूमत है? 2007-8 से है ना, कोई छुपी तो बात नहीं है। तभी 2021 तक सिंध हुकूमत को कितनी तारीफें करें अब, ठीक है। अलमिया बस इस शहर का और इस मुल्क का ये है कि जी नौडेरों से और लाड़काना से वोट लेके कराची के ऊपर एक हुक्मरानी करने आ जाते हैं। अच्छी बात है, वो वहां से वोट लेके वहां हुक्मरानी करें ताकि उनको लोगों को भी पता चले कि ये इनका विजन और इनकी काबिलियत और अहलियत कितनी है। मगर कराची के लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इन पे ये जो मुसल्लत होते हैं हम पे, अब उससे भी तंग आ चुका है पूरा कराची। तो तारीफ इस बात की करें कि ये पार्टी जिसने मुल्क को दो टुकड़े किया, ये वो पार्टी जिसने कराची का ये बुरा हाल किया, वो पार्टी जिसने 18वीं तरमीम में शपखून मारा, वो पार्टी जिसने इस मुल्क को मजीद खर्चों तले दबा दिया। किस चीजों की तारीफ करूं, आप मुझे ये बताएं। तारीफों के इतने पुल बांध सकते हैं। साहब देखिए सर, बात वहीं आ जाएगी कि आप कह रहे हैं कि चले ठीक है गैर मकामी लोग आकर यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं। सर सो कॉल्ड अपने जो लोग हैं सर, अपने जो आप लोग कहते हैं ना सर, अपने वोट तो अपनों का होना चाहिए। कराची के अंदर सर अपने भी तो रहे हैं सर, वसीम अख्तर साहब मेयर रहे, अरशद वोरा साहब डिप्टी मेयर रहे, अरशद हसन साहब डिप्टी मेयर रहे। तब क्या हुआ सर, मुझे अभी तक याद है कि उन दिनों जब बारिश होती थी वसीम अख्तर साहब इमरान इस्माइल साहब के साथ निकलकर प्याला होटल पर छोड़े पराठे खा रहे होते थे। तो इसको कारकर्दगी तो नहीं कहते ना? नहीं, बिल्कुल सही है। चौथे प्याला पे आपने उनकी चाय पीते हुए और छोले खाते हुए तो देख लिया जी जी। मगर आपको ये भूल गए कि गुज्जर नाले पे सबसे पहले आवाज उठाने वाले यही वसीम अख्तर थे। अच्छा। और यही थे जिन्होंने जाके बात की थी और इस बात को अलार्म किया था कि अगर गुज्जर नाला और लियारी नदी और बाकी बेशतर नालों की अगर सफाई नहीं की गई इस शहर को, तो ये शहर अगली बारिश नहीं देख पाएगा। और ये शहर तो जो सर मेयर कराची का काम आवाज उठाना नहीं है, मलबा उठाना है नालों से। मलबा उठाने, बिल्कुल मैं चाह रहा था कि आप यही बात बोलें। जी और यकीन जाने मलबा उठाने की भरपूर पूरी कोशिश की, जितनी इस्तात थी, जितनी ताकत थी। अगर आप ये कहें कि आप उनसे ताकत छीन लें और आप सब चीजें सीधे, एक ऐसी बात है कि एक बंदा जिसकी जो मस्क्यूलर नहीं है, जो और वो पहली दफा जिम ज्वाइन करता है और आप उससे कहें कि वो 100 kg का डंबल उठा ले, तो नहीं उठा सकता। उसको उठाने में टाइम लगता है। या तो आप उसको इतनी ताकत दें या आप उसके साथ इतनी पावर एनर्जीज
उसके साथ इन्वॉल्व करे तब वो जाके ये काम कर सकता है। वसीम अख्तर भाई ने तंजील साहब ये बताइएगा, इत्तेहादियों का असर कहां से आ गया सर? ये इस वक्त आप लोगों ने बिल्कुल तहरीक इंसाफ वाली बात की है कि हमें तो हुकूमत करना आती नहीं थी, पहले हम सीख लेते फिर हुकूमत करते। अगर मेयर कराची साहब को मेयरगिरी नहीं आती थी तो उनको मेयर लगाने का फायदा क्या था? नहीं, हमने ये कहीं नहीं कहा कि हमें हुकूमत कर, अगर हम ये कहें कि हमें हुकूमत करनी नहीं आती तो यही वसीम अख्तर जिसको आप मेयर, जो मेयर थे, ये पहले वजीर दाखिला भी रहे। उस वक्त उस जमाने में भी बार बार ये बात हमेशा कहता हूँ जब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बाकी से भी, कि उस वक्त टारगेट किलिंग की टर्मिनोलॉजी भी पैदा नहीं हुई थी। ठीक है, वहां पे एक बंदा भी कराची में नहीं मरता था, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर मुझे कोई गलत साबित करना चाहता तो मैं भी चैलेंज करता हूँ। ये वसीम अख्तर के जाने के बाद तमाम चीजें शुरू हुई। यही वही वसीम अख्तर है जिसने, जो के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो है वो चेयरमैन कुछ अर्से रहे, उसके बाद शोएब बुखारी साहब आ गए थे, भाई मरहूम। तो बात कहने की है कि देखिए एमक्यूएम को हुकूमत करनी आती थी, आती है और आती रहेगी, क्योंकि हमें पता है हम कराची के बेटे हैं, हमें कराची के दर्द, गम और तकलीफ के बारे में पता है जो किसी और को नहीं पता। अच्छा, जिनको पता भी है वो उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अब देखिए फिर मैं SLUG 2013 की हवाले देने शुरू हो जाऊंगा। ये SLUG 2013 को नाफिज और हम पर मुसल्लत करने वाली यही सिंध गवर्नमेंट है। यही सिंध गवर्नमेंट बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा रही थी, और जैसी सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन कराया, इन्होंने SLUG 2013 जिस तरीके से भी उन्होंने जिस जगह पे मौजूद था उसको उन्होंने अपना बिल पास करवा के और उसको मुसल्लत कर दिया गया। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम इलेक्शन लड़के नहीं लड़ते या लड़ते। हमने जहां तक जिस हद तक रिलीफ दे सकते थे अपने लोगों को वहां तक रिलीफ दिया। हाँ, उसमें गलतियां कुताहियां आप कह सकते हैं, मगर गुनाह नहीं हुआ। अच्छा, इस वक्त पीपल्स पार्टी गुनाह सगीरा नहीं, गुनाह कबीरा में मुलव्वस हो चुकी है, क्योंकि 2007 से लेकर 2021 आज 15 साल हो चुके। जो हशर इस वक्त कराची का छोटी सी बारिश का हुआ है नॉर्थ नाज़ाबाद में, इनफैक्ट आप सारी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स चल रही हैं। गुज़िश्ता रोज मौज़म कुरैशी साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर जहां तक ये नालों के बंद होने की बातें हो रही हैं, ये चाइना कटिंग, ये बोरियां भर देना, ये मलबा डाल देना, ये सब तो उस दौर में हुआ जब मेयर कराची साहब का ताल्लुक जो है वो एमक्यूएम से था, या उससे कबल एमक्यूएम से था, या उससे भी कबल एमक्यूएम से था। तो उन्होंने यही वाज़े तौर पर आपके ऊपर बात डाली है सर कि सही मानों में जो हुआ आपके दौर में हुआ, खमियाजा आज भुगतना पड़ा है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर कराची है। चैनल पे हमारे बड़े अच्छे भाई होते हैं जो मासूमाना सवाल की वजह से बड़े मशहूर है। मैं कहता हूँ मासूमाना जवाब अब मैं उनको दे देता हूँ। अरे भैया, चाइना कटिंग की बात करने वालों थोड़ी सी शर्म और हया करो। अगर किसी ने चाइना, मैं कहता हूँ कि मैं आपकी बात, मैं मौसम साहब की बात को ले भी लूं तो भाई 14 साल से तो आप है ना यार, कर देते ना चाइना कटिंग के खिलाफ काम, कर देते ना गटर लाइनें साफ। अच्छा चलो आप इमारत नहीं गिरा सके, चले मैं मानता हूँ, चले जी भाई गटर लाइनों में जो बकौल मौसम कुरैशी की जी गटर लाइनों में पानी की अपना बजरी की बोरियां भर दी, तो भाई कर देते ना साफ, दिखाते ना लोगों को। भाई 14 साल में अगर तुम बोरियां नहीं साफ कर सके तो फिर तो मतलब हुकूमत का यही काम रह गया है कि एक ऑपोजिशन जमात के लोग डालते रहे और दूसरे निकालते रहे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ करते ना, मैं तो कह रहा हूँ डालने या ना डालने की बात नहीं है, चाइना कटिंग की बात करने वाले हजरात 14 साल से बैठे हैं ना, तो आप सवाल पूछे ना 14 साल से उन्होंने क्या किया। उन्होंने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना सकते हैं, तो क्या एक नाले के ऊपर बैठा हुआ एक कमीशन या एक नाले के ऊपर बैठे हुए एक पूरा डिपार्टमेंट नहीं क्रिएट कर सकते जो कि इनकी सफाई का काम कर सके। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वहां पे तो चले गए जहां से कराची के लोगों को और बिल्डर्स के लोगों को आपने पैसे खाने के चक्कर में उनको गलत जमीनें अलॉट की। आज नस्ला टावर खड़ा हुआ है, बाकी आपने जो है वो गैर कानूनी तामीरातें खड़ी हुई हैं, उसका किसी को लेना देना नहीं है। हाँ, हम उसके साथ हैं वहां के जो रिहायशी हैं, क्योंकि उन रिहायशियों की गलती नहीं है, मगर उन बिल्डर्स को पकड़ो जिन्होंने सब काम किया। ये काम करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग में तो अथॉरिटी मौजूद थी, नाले साफ करने के लिए इनको जो है वो चाइना कटिंग और फिर मुत्तहदा, तो फिर ये तो फिर वो यार। अब भाई 14 साल से तुम बैठे हुए थे, क्या किया तुमने? झग मारी इन लोगों ने बैठे थे यार 14 साल से। अली भाई बोलना बड़ा आसान हो जाता है यार। ये तो सर ये बात यहाँ पर ये आ जाती है ना, एक मिनट सर, मैं एमक्यूएम को इस बात पे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि सर जब से बनी है तब से इक्तदार में रही है और तब से जो है वो हुकूमतें एंजॉय की है सर। तो सर इस लिहाज से तो आपको भी 30-35 साल का अर्सा हो गया कराची के अंदर। अब मुझे कुछ सवाल तो आपको भी बनता है। फारूक सत्तार साहब मेयर रहे, मुस्तफा कमाल साहब मेयर रहे, वसीम अख्तर साहब मेयर रहे, और सर जब मेयर कोई ना रहा तब भी आप लोगों का सिक्का इस शहर में चलता रहा। अब आप इसके ऊपर जवाब दे दे सर। अली भाई आप कराची आए हैं और आप ऐसी बात करेंगे ना, तो मैं ये कहूंगा कि यार देखें थोड़ा सा, मुझे पता है आप हर कराची आए पाकिस्तान का कारकुन नहीं होता जी। मैं आप जो मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, मैं आप वही बता देखिए, मुझे एक बात बताएं जी। फारूक सत्तार भाई बिल्कुल रहे मेयर रहे, वसीम अख्तर बिल्कुल मेयर रहे, इन दोनों बीच में एक बंदा खा गए सर आप, मुस्तफा कमाल साहब भी थे जी। मैं मुस्तफा कमाल रहे। इन तीनों टेन्योर्स में एमक्यूएम ने अपनी
जो कुछ काम कर सकते थे, जितनी उनके पास वसाइल और ताकतें थी, उन ताकतों और वसाइल से उन्होंने अपने भरपूर कोशिश से कराची की खिदमत की, कराची को बनाया, संवारा और सजा के दिखाया। अच्छा। अब आप आ जाए, आपने ये कहा कि एमक्यूएम हर दौर में हुकूमत में रही, मैं इस बात से आपसे इख्तलाफ करता हूं। मुझे एक बात बताएं, 2018 से पहले एमक्यूएम ना सिंध गवर्नमेंट का पार्ट थी, अच्छा। ना ही वफाक का पार्ट थी। सही। अब आप सही, अब आप आ जाए उस 2013 से 2018 में तो कहीं नहीं रहे ना, टोटली अपोजिशन में बैठे रहे। और सही है, 2008 से 2012-13 की बात कर लें, जी, जी। जिस टेन्योर में हमारे साथ, जो कि बड़ा मशहूर भी है कि हम आते और जाते और आते और जाते, उस टेन्योर में रहे, तो वहां पे भी हमारे साथ जिस बंद गली में लाके खड़ा किया जाता था, हमें कहा जाता था कि हम ये भी कर देंगे अगर आपने ये नहीं किया। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, मैं उसकी भी बात कर लेता हूं, ठीक है। चले, हम कह रहे हैं कि हम वो किया हुआ, जो वो गलत फैसले किए हुए, हम आज भी हमसे गलतियां हुई उस दौर में कि जिस टाइम पे हम निकल चुके थे, हमें वापस नहीं जाना चाहिए था पीपल्स पार्टी में। मैं खुद भी इस बात को दिल से तस्लीम करता हूं। चले, अगर गलती हुई, हमने आवाम का गुस्सा गलती की सजा होती है सर, हमने तो आवाम को गुस्सा हर गलती की सजा होती है। देखिए हमने तो आवाम, अगर गलती की सजा है तो फिर गुनाह कबीरा के चक्कर में पीपल्स पार्टी को तो आपको मुल्क से बाहर निकाल देना चाहिए। अच्छा। तो आप करें ना कोई गुनाह का, फिर आप उनको देना गुनाह की गलतियां। जो 14 साल से बैठे हुए कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं रखते, जो काम करने उनको काम करने नहीं देते। अब आप बात आ जाए, उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर था जी, हमने कराची। अच्छा तंजील भाई, मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपको जो है वो लाइन पर लूंगा ताकि इस मौके को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तंजील बिन अब्दुल रऊफ साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं। जी तंजील भाई, सर मुशर्रफ साहब का जिक्र आपने किया, मुशर्रफ साहब का कुछ टर्नओवर जो है वो नेमतुल्ला खान साहब के दौर में भी रहा है सर, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेमतुल्ला खान साहब के कुछ छोड़े हुए मंसूबे थे जिनको मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी तख्ती लगाकर आपके प्लेटफॉर्म से खड़े होकर मुकम्मल कराया है। इस पर भी कोई जवाब देना पसंद करेंगे? चलें देखें, आपने अच्छा वो कहा कि कुछ मंसूबे उनके थे जो पाया तकमील तक पहुंचे। ये हर गवर्नमेंट में हर जगह पर होता है। इस बात को इतना ज्यादा हम रेड लाइट या अलार्म करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, नेमतुल्ला खान साहब मरहूम बहुत अच्छे नाज़िम थे, अच्छा काम किया। हम अब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हमसे मैं खुद आज ये बात कहता हूँ, जमात इस्लामी के मुझे उनके विजन से बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी गवर्नेंस से मुझे इशू नहीं होता। उनकी विजन में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पार्क्स को मोतबर जाना, उन्होंने पार्क्स आबाद किए, सब कुछ किया, अच्छा किया, मगर क़यामत के आसार हैं, एमक्यूएम का नुमाइंदा जमात इस्लामी की तारीफ कर रहे हैं सर। नहीं सही है, जो काम अच्छा किया वो अच्छा किया। देखिए इसका मतलब है जेन्युइन बता रहा हूँ ना, फिर तो इसका आपके व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि जेन्युइन जो है वो एक उनको उनकी प्रेस भी कर रहा हूं मैं उनको। मगर जहां तक रही बात इस बात की कि जी जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, वहां पे काम नहीं किया गया। जमीन के नीचे पानी की लाइनें और गटर की लाइनों में जो पैसा डालना चाहिए था वो नहीं डाला गया। रोड्स पे या हाईवेज या आपने मेट्रोज बनाने चाहिए थे, वो नहीं बने। अच्छा, इनके दौर में भी फ्लाईओवर्स और अंडर पासेस बनाए गए। अगेन मैं आज इस बात को कहता हूँ कि उस दफा अगर थोड़ा सा और प्लानिंग डेवलपमेंट को आप मजीद कोई फोर्सी करते और कार प्राइसेस के मुताबिक या आइडेंटिफाई करते कितनी कार्स आएंगी, तो आपको डेफिनेटली आपको एक बड़े बड़े मेट्रोवेज बनाने पड़ते और ये तमाम चीजें चाहिए थी। अगेन प्लानिंग उस मौके के मुताबिक और होती है और आप आगे का सोचते हैं कुछ एक टाइम तक का, उसके बाद आपने मजीद ये रीअकरेंस जॉब होती है। तो जमात इस्लामी की बहुत सारी चीजें थी जिसको हमने एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए तो ग्रीन लाइन बस मंसूबा जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट करने वाले नवाज शरीफ से खत्म करने वाले अल्लाह करे इमरान खान साहब हो, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे, हमारी दुआएं, अल्लाह करे। मेरी तो मन्नतें हैं सर मज़ारों के ऊपर कि वो शायद इमरान खान साहब पूरा कर दें। जी हाँ, अल्लाह करे कि मतलब, और फिर उसमें भी ये बताया जाए, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब किया जाता है तो ये मेंशन किया जाता है कि किसके दौर में खत्म हुआ, तो ये कहना कि उनके दौर में स्टार्ट होता है, ये तो हुकूमतें हैं, ये चलती रहती हैं। असल बात ये है कि आपका विजन क्या होता है, आप मुल्क को या शहर को लेके किस सिमत में जाते हैं, आप किस तरफ लेके जा रहे होते हैं। एमक्यूएम का अपना एक शार रहा है जिसके अंदर उन्होंने हमेशा से एम्पावर किया है लोकल बॉडी सिस्टम को, और ये कहा है जब तक लोकल बॉडी सिस्टम एम्पावर नहीं होगा शहर की तरक्की नहीं हो सकती। एमपीए एमएनए फंड आता है और कहां जाता है, बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, वो भी ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में आता है। फिर आप किससे उसमें आपने भी कुछ सवाल छोड़े में सर, मैं किसी दिन उस पर पूरा प्रोग्राम रखूंगा, आप आइएगा स्टूडियो के अंदर, मैं बिल्कुल दावत दूंगा सर।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। तंजील बिन अब्दुल रऊफ साहब एमकेएम पाकिस्तान से अपना मौकिफ पेश कर रहे थे। कहना उनका यह था कि अब भी मुतमईन नहीं है, जाहिर सी बात है। यूसुफ बलोच साहब भी कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, उनका काम है, उनका विजन है तनकीद करना मौजूदा हुक्मरानों को, चाहे अच्छा काम हो रहा हो या बुरा काम हो रहा हो, दोनों सूरतें में उनका मौकिफ जो है वो एक ही रहेगा। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैंने खुद जाकर कराची प्रेस क्लब पर उस एहतजाज को कवर किया था, उस एहतजाज से मैंने प्रोग्राम किया था बाकायदा तौर पर, जिसमें कराची के पसमानदा इलाकों के मकीन जो है वो शरीक थे कि उनके बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल नहीं किए जा रहे। इस पर बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया मुर्तजा वहाब साहब ने और उन्होंने इन मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इन मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने मुतालिका अफसरान को इन मसाइल के हल की हिदायत जारी की हैं। इसी हवाले से वहां पर जो गोड के मकीन हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं कैस मंसूर शेख साहब, जिन्होंने खुद जाके मुर्तजा वहाब साहब से मुलाकात की थी। वो अब क्या कहते हैं, वो मुतमईन हैं या उनको मजीद कोई इबाम है, इस पर बात करेंगे। कैस मंसूर शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैस भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, मुर्तजा वहाब साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है सर, आप लोगों की मसाइल अब हल हो सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम। पहले तो अली भाई जितना मैं आपका शुक्र अदा करूं कम है कि आपने वहां पे यू स्पेंड नियर अबाउट 3 आवर्स, आपने हर लोगों से इंटरव्यू किया, हर एक चीज देखी, आपने प्रोटेस्ट के बारे में क्वेश्चंस किए, एरिया की पिक्स देखी, और आपने मुझे याद है 1 माह पहले विजिट भी जो किया इन्हीं टेंशंस को देख के। और अगर आपका वो विजिट ना होता तो आप शायद 3 आवर्स ना देते, कुछ मिनट देते उस दिन, लेकिन आपने वो विजिट किया था और उसका आपके सामने रिजल्ट था, और जिसकी वजह से आप प्रोटेस्ट में आए और आपने सबसे ज्यादा आपके चैनल ने कवरेज की। मैं शुक्रगुजार हूं। इसी पावर की वजह से हमारा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ। प्रोटेस्ट था किसके खिलाफ? हमारे अपने लोगों के लिए था, हमारी अपने कौम के लिए था, और हमारी अपनी हुकूमत से ही था ना कि आप उस एरिया में कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर भी देख लें। और आपने देखा कितने खुशसलूबी से सारी चीजें सेटल हुई। मुर्तजा साहब ने फिर मुझे कॉल की, उन्होंने कहा आप कल आ जाएं। उन्होंने प्रॉपर टाइम के ऊपर पंक्चुअलिटी के साथ, हमारी पूरी टीम उनसे मिली, हमारी पूरी गोट की, मंगू पीर की, सरजानी टाउन के जितने जितने गोट हैं उन सबसे एक एक रिप्रेजेंटेटिव को हम लेके गए, सबने मसाइल अपने बताए, और उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा कि 1 हफ्ते में हम आपको स्टार्ट कर देंगे। और कल से हमारे पास सेंस सॉलिड वालों की मुझे कॉल आई थी कि पूरा एरिया की सफाई करेंगे, कचरा वचरा साफ करेंगे, ये आपके पास पूरा मंथ ड्राइव रहेगी। और जो खुदाइयां हुई थी और जो हुकूमत भूल गई थी खोदने के बाद मट्टी डालना, पाइप डालना, वो भी आज से काम स्टार्ट हो गया। और फिर आपको एक खुशखबरी ये भी है कि जो हमारी अपनी टीम है इंसान दोस्त, उसने माशाल्लाह 11 गलियों का आज काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी कर रहे हैं। हमें पता है हुकूमत 100% कर नहीं सकती, और इनके पास बेसिकली टीम भी नहीं है कि इतनी डेप्थ में एक एरिया का टारगेट लें कि मैंने इधर एरिया। इनको चाहिए ये कि जिन जिन एरियाज में काम है वहां की टीम को ऑन बोर्ड लें, केडीए वालों को लें, डीसी को लें, और उस एरिया को 100% करके दूसरे एरिया में जाएं। 4 डीसी हैं आपके पास, केडीए की टीमें हैं, हर जगह वाटर बोर्ड की टीमें हैं। इन सारों को बिठा दें एक जगह के ऊपर, एक एरिया के ऊपर, वेस्ट के ऊपर, और उनके टारगेट्स ले लें कि ये काम करने हैं, और उस टीम को आप चेक करें और उसके ऊपर चेक डालें। तो यही वे है जिससे ये बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि मुर्तजा वहाब साहब से हमारा मिलने का क्या था, और हमने प्रोटेस्ट में डिमांड भी उनसे मिलने की थी कि प्रेजेंट कंडीशन में जो एलिजिबल बंदा है वो मुर्तजा वहाब ही है कि हम उससे कहकर रिजल्ट निकाल सकते हैं, और किसी के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लेकिन अब चलेगा सबसे बड़ी अच्छी तरह आपको चाय को जो है वो कॉल आ गई है बाकायदा तौर पर कि जी मुतालिका महकमे जो है वो वहां पर सफाई का काम बाकायदा शुरू कर रहे हैं सर, तो इस पर क्या कहना पसंद करेंगे सर? इतनी तेजी से तो आज तक कभी किसी के मसाइल के ऊपर जो है या मसाइल के हल के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। हमारे लोगों की सच्चाई है जिसने उनको कन्विंस किया जी कि वाकई हम प्रॉब्लम है। हमने को 30 पिक्स दी मुर्तजा वहाब साहब को कि ये देखें कचरा है, ये गटर है, ये सीवरेज सिस्टम है, ये प्रॉब्लम है, ये डिस्पेंसरी। और वो डिस्पेंसरी की भी उन्होंने कमिटमेंट की है कि उसको पूरा तैयार करेंगे। 60 बेड्स की है वो, तो इंशाल्लाह डिस्पेंसरी भी 1 मंथ के अंदर ऑन होगी। कल उस एरिया की सफाई होगी। तो आप ये देखें कि हम लोगों की स्ट्रगल, हम लोगों की फाइट, हर एक की फाइट के अगेंस्ट रिजल्ट नहीं निकलता। सही। जिन लोगों के अंदर सच्चाई होती है, जो लोग सच के लिए लड़ रहे होते हैं, देखें मेरा क्या लेना देना उस इलाके से जी, मेरा क्या है, लेकिन सिर्फ यही है ना कि हम किसी के लिए लड़ रहे हैं, किसी एरिया के लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो टूटे हुए हैं, जो बारिश में डूबे हुए थे। वहां पे बहुत से लीडर गए, सीएम साहब गए, बिलावल साहब के बड़ी कमिटमेंट की, और उसके बाद भूल गए। उन्होंने यही सोचा कि गरीब इलाका है, इनको 1000 रुपए का राशन भेज देंगे, बिक जाएंगे। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अवेयरनेस दिया। वो राशन नहीं कहते, वो कहते हैं हमारा एरिया डेवलप करो,
हम खुद कमाएंगे खाएंगे। तो ये आपकी हेल्प से, आपकी चैनल की हेल्प से, आपके पर्सनल इंटरेस्ट से हमारा मैसेज वहां तक पहुंचा, और आपका चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपकी सारी पिक्स, आपकी सारी वीडियोस, ये पूरी गवर्नमेंट, आपकी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाती हैं, वो इंटरेस्ट से देखते हैं। और आप जिस तरह लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो आप एक हीरो हैं इस फील्ड के इंशाल्लाह ताला, और आप फ्लरिश भी करेंगे। आप ये देखिए, और आपके सामने ही आप किस तरह अच्छा flourish कर कैस रहे भाई, हैं। एक यही चीज वे और है। यहां पर आपसे पूछनी थी सर। चलें ठीक है, सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव ले लिया, आपको बुलाया, आपके मसाइल हल करने के लिए अहकामात जारी किए, वहां पर मुतालिका महकमों को भेज दिया। सर अब मैं ये पूछना चाहूंगा सर, कुछ विफाक के नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पर एक MNA भी मौजूद है, एक MPA भी मौजूद है, और उनकी जानिब से कोई राब्ता किया गया कि इन मसाइल के हल के लिए हमें जो फंड दिया है उसमें से कुछ चिल्लर ही हम वहां लगा देंगे, लेकिन लगाएंगे जरूर, कुछ ऐसा कोई देखिए, राब्ता कायम हुआ? जो MQM के MP है ना, जी, वो जी। तो वो इलाका छोड़ के माशाल्लाह जौहर में कोई अच्छा सा बंगला खरीद लिया उन्होंने, सुना मैंने। वो तो उन्होंने काफी तरक्की कर ली है, अब उनको उस गोद से निकल गए हैं, जी। स्टैंडर्ड हाई हो गया। PTI वाले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इंटरेस्ट लेते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, वो 10% काम कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि वो सारे ही खा रहे हैं या अच्छा। कुछ भी नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने 10% काम कर रहे हैं सर, तो मिस्टर एक रोड 10% हुए बनाई ना वो है, इलाके एक के। रोड 4K के करीब रोड बनाई है, जो टूट भी चुकी है वहां से, लेकिन उन्होंने रोड जरूर बनाई है। अच्छा। आगे भी रोड बना रहे हैं, वो जरूर उसकी शायद ओपनिंग भी बड़े हाई लेवल से करवा रहे हैं। जो इस रोड का हाल हुआ, अल्लाह करे वो उस रोड का हाल ना हो, लेकिन 10% भी बड़ा मुश्किल काम होगा। और आप देखें, 30 मेरा ख्याल है 37 मंथ्स हो गए हैं। जी जी। 37 मंथ्स में अगर इन्होंने ये काम किया है, आप पूरा इनका हल्का विजिट तो करें, आपको कहीं तरक्की नजर नहीं आएगी। आपको गलाजत पूरे इलाके में नजर आएगी, मट्टी पूरे इलाके में नजर आएगी, मट्टी के ढेर पूरे इलाके में नजर आएंगे। कहीं पे फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट, कोई खूबसूरत नजर नहीं आएगी, कोई राउंड अबाउट। कोई एक बंदा होता है ना, गोल लेके आता है कि यार मैं यहाँ से जीतूंगा जी। तो मैं तो इसको पेरिस बना दूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे, मेरे बारे में सोचें यार वो अच्छा था। वो इनकी सोच ही नहीं है, किसी की भी सोच नहीं है। वो सोच मैंने मुर्तजा वहाब में देखी है कि वो कर रहे। आप देखें, एकदम राउंड अबाउट्स बने हैं, रोड्स बने हैं, पोल लाइट्स लगी हैं, अच्छी, बहुत खूबसूरत होती जा रही हैं चीजें। जी जी। लेकिन मैंने इसके अलावा किसी भी पीपल्स पार्टी के MPA MNA, किसी भी पार्टी के MP MNA में नहीं देखी कि उनकी ये एक डिजायर हो, एक गोल हो कि मैं जहां पे हूं, जो मेरी ड्यूटी है, मैं उसको खूबसूरत करके दे दूं। आज देखें, मैंने मुर्तजा साहब को कहा कि आप 8 टूरिस्ट बसें ही मंगवा लें। जी जी। आपकी बसें तो आ नहीं रही 5-7 साल से, हमें 100 बस नहीं चाहिए, 1000 बस नहीं चाहिए, आप 6-8 टूरिस्ट बसें चला लें। एयरपोर्ट से कायद-ए-आज़म के मजार तक भी चाहे कायद-ए-आज़म का घर दिखाएं, फिर आप क्रीक क्लब से पूरा सी व्यू दिखाएं, फेज 8 दिखाएं, माइकोलाची तक ले जाएं, बोट बेसन दिखाएं। आप कम से कम कुछ खुशी तो दिखा दें लोगों को। तो देखें, अल्लाह करे कि वो टूरिस्ट बसें चलाएं। और टूरिस्ट बसों में भी मैंने कहा कि अगर ईमानदारी से खर्चा लगाया जाए, पुरानी बसें ले लें सर, जी जी। और हर बस के ऊपर 20-20 लाख रुपए खर्चा करके बना के दे रहे हैं, और आप देखें कि एक स्टाइल में तो आ जाएगा ना कराची। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे कैस मंसूर शेख साहब, जिस तेजी के साथ जो है वो आपके मुतालिबात मंजूर हो रहे हैं सर, मुझे लगता है मुर्तजा वहाब साहब भी आपका ये मुतालिबा मंजूर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब, इंसान दोस्त फाउंडेशन के चेयरमैन, समाजी रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, कोरोना वायरस। एक बार फिर असद उमर साहब, जो कि NCOC के सरबराह हैं, वफाकी वजीर हैं, उनकी जानिब से खतरे की घंटी बजा दी गई है कि अस्पतालों में अब पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है। जबकि एक रिपोर्ट यह भी आई है कि इस वायरस का एक और चेहरा सामने आने वाला है, और इस चेहरे के सामने आने के बाद जो वैक्सीनेशन करवाई गई है वो भी बेकार साबित हो जाएगी, क्योंकि वो वायरस या फिर वो किस्म जो है वो इस तमाम चीज को नजरअंदाज करके इंसानी जिस्म को मुतासिर कर सकती है। वायरस का असर अब भी जारी है और मुसलसल जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं। आज भी अगर मैं आपको बताऊं तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पूरे मुल्क से 89 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मस्बत केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। मुसलसल यह बात की जा रही है कि SOPs को फॉलो किया जाए, वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जाए, लेकिन अवाम अब सवाल कर रहे हैं। मुसलसल यह बात की जा रही है कि अगर यही सूरत हाल रही, अगर यही बात रही, तो उसके साथ फिर लोगों का वैक्सीनेशन पर जो एतबार है वो भी उठ जाएगा, और लोग जो है वो वैक्सीनेशन के हवाले से पहले ही मुख्तलिफ इबाम का शिकार हैं कि आया ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शफाफ नहीं है, या जो वैक्सीनेशन का अमल हो रहा है उसका इस
वायरस के अंदर, इस पेंडेमिक के अंदर जो है वो कोई अमल दखल नहीं है, उससे इंसानी जिस्म महफूज नहीं रह सकता। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फलक कादर साहिबा, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, काफी चैनल्स पर आप इनको देखते हैं सेहत के हवाले से तबसरा करते हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बताइएगा जी, अगर यही सूरत हाल रही तो लोग वैक्सीन लगवाना छोड़ देंगे और फिर वैक्सीन के हवाले से जो इबाहम है उसको दूर करने के लिए इकदाम मौजूद नहीं है? डॉक्टर साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बताइएगा कि अगर इसी किस्म की सूरत हाल रही तो लोग कैसे जो है वो वैक्सीनेशन के अमल को शफाफ समझेंगे या वैक्सीनेशन के अमल को असरअंदाज समझेंगे? जी, आप क्वेश्चन अपना रिपीट करिएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये वायरस बढ़ रहा है मुसलसल, आज भी 89 अमवात हैं। असद उमर साहब मजीद कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर जो है वो केसेस और मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन वैक्सीनेशन का अमल तो चल रहा है, फिर ये तमाम तर चीजें क्यों आ रही हैं सामने? जहाँ तक अली आपका सवाल है तो मैं इसमें इस चीज को ऐड करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अब न्यूज में भी और वैसे भी हमारे एंकर्स ने भी इस चीज को रिपोर्ट करने की कोशिश की थी कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करवाने के लिए ये किया था कि वैक्सीनेशन ना करवाई नहीं थी पर अपने सर्टिफिकेट बनवा लिए थे। कुछ इस तरह की मिसमैनेजमेंट हुई है और कुछ लोगों ने ये किया है कि एक डोज लगवाया है, दूसरा डोज नहीं लगवाया है। तो जब तक हमारी पूरी जो नेशन है वो पूरे तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती और एक दोनों डोजेज उनकी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक जो है वो हमें इस वबा पे काबू करना, इस पैंडेमिक पर काबू करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मिसमैनेजमेंट भी है थोड़ा बहुत, और लोग ये समझ रहे हैं कि अगर एक बार वैक्सीनेटेड हो गए तो उसके बाद हमें SOPs का ख्याल नहीं रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखना है या मास्क वेयर नहीं करना। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी जो है वो मास्क वेयर करना बहुत ज़रूरी था। ये बात हम जब से वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ है तब से हम डॉक्टर्स आवाम तक पहुंचा रहे हैं कि मास्क वेयर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी असद उमर साहब कह रहे हैं कि दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं, दोबारा लोग अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और कहा जा रहा है कि 5वीं लहर और एक नया किस्म का वायरस जो है वो अब दोबारा आने वाला है। देखें, ये जो वायरस है इसकी वेरिएशन जो जेनेटिकली ये चेंज हो रहा है ये तो बिल्कुल है। इसकी डिफरेंट तरह के वेरिएंट्स डिफरेंट कंट्रीज में पाए गए थे। सो वी कांट से अबाउट इट कि अब जो न्यू वायरस या न्यू वेरिएंट आएगा, यानी वायरस तो कोरोना होगा बट उसकी जो वेरिएशन होती है उसके स्ट्रक्चर में या उसकी जो पैथोजेनिसिटी के ऊपर जो है वो हम नहीं कह सकते कि अब जो वायरस अगर अब जो ब्रेकआउट होगा या अभी जो आने वाला होगा उसमें कितनी अमात हो सकती है। बट वजूहात हम सबके सामने हैं कि हम लोग स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाते हैं। हम लोग लॉकडाउन करते हैं पर जब कभी कोई ओकेजन होता है या जैसे जुलूस होते हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती है और लोग ऐसी जगहों पर इकट्ठे होते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं। आप ऑब्वियसली बात है, अभी तक पेंडेमिक चल रहा है, ये वैक्सीनेशन के बाद कोरोना वायरस खत्म थोड़ी हो गया है। तो हमें इस चीज पर बड़ा गौर फिक्र करना चाहिए कि जो मजहबी तकरीबात हैं उसके लिए अलाउ कर दिया जाता है, जलसे जुलूसों के लिए अलाउ कर दिया जाता है। इस तरह की चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। जब कोई ऐसा मजहबी त्यौहार आता है लोग एकदम से जो है वो जमा हो जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद उसका इफेक्ट आता है कि वायरस की 3rd लहर आ गई, वायरस की 4th लहर आ गई या 5th लहर आ गई। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फलक कादिर साहिबा, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि हमें मास्क पहनना है, हमें एहतियात करनी है, चाहे वैक्सीनेशन हो या ना हो। और एक बात उन्होंने बहुत बेहतर पॉइंट उठाया कि जी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे क्योंकि उनको इबाम है कि इस वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं, बल्कि वैक्सीनेशन के बलबूते पर वो अपना जो है वो सिर्फ कार्ड बनवा लेते हैं जिसके बलबूते पर वो अपने आप को वैक्सीनेटेड शो कर रहे हैं, जो कि सही मानों में इस सूरत हाल के अंदर खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दी और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।